नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि इस केस की जांच सीबीआई करे या मुंबई पुलिस। यह फैसला कल सुबह 11 बजे आएगा। यह फैसला आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मामले में रोज नई नई बातें, नए नए सबूत, नए नए गवाह सामने आ रहे हैं। हर कोई डिटेक्टिव बना हुआ है, हर कोई अपने अपने नतीजे और अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चाहता है केस की जांच सीबीआई करे। महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस चाहती है इस केस की जांच मुंबई पुलिस के पास रहे। आज इस केस में रिया चक्रवर्ती ने कई सनसनीखेज बातें कही। अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की सफाई देते हुए जो बातें कही वो बहुत चौंकाने वाली थी। और जवाब में सुशांत सिंह के परिवार ने अपने वकील के जरिए जो कहा वो और भी हैरान करने वाला था। असल में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस खामोश है, लेकिन इस केस के किरदार खुद ब खुद बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, खुलकर बातें कर रहे हैं और यह मामला पर्सनल लेवल के झगड़े जैसी शक्ल लेता जा रहा है। बात डर्टी पिक्चर तक पहुंच गई है, इल्जाम घटिया लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन जो असली सवाल है उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। सवाल है, सब कुछ होने के बाद भी सुशांत ने मौत को गले क्यों लगाया? यह आत्महत्या थी या हत्या? सुशांत सिंह की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इन सवालों के अलावा हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सुशांत का परिवार रिया को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है, उसके खिलाफ शिकायत की है और आज रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनके वकील ने एक बयान जारी किया। रिया से बार बार यह पूछा जाता है कि क्या उसने सुशांत को उसके परिवार से अलग किया। यह पूछा जाता है कि 8 जून को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सुशांत के साथ उसका झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? रिया ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उसका नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया था? क्या रिया ने सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले? ये बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब रिया से बार बार मांगा जा रहा था। आज रिया की तरफ से इन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। पहला काम तो रिया ने यह किया कि सुशांत की बहन प्रियंका पर गंभीर इल्जाम लगाए। रिया का कहना है कि सारे फसाद की जड़ सुशांत की बहन प्रियंका थी। रिया चक्रवर्ती वकील की तरफ से जो रिटन स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें रिया ने प्रियंका पर ऐसा इल्जाम लगाया जिसे बताना और समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इल्जाम थोड़ा अश्लील है। रिया का कहना है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने रात के वक्त उसके कमरे में आकर, उसके बेड पर आकर उससे गलत हरकत की। इसकी शिकायत उसने सुशांत से की और इस शिकायत पर भाई बहन के बीच झगड़ा हुआ। रिया ने इस पूरे मामले की डिटेल बताई। कहा अप्रैल 2019 की रात वो और प्रियंका एक पार्टी में गए थे। पार्टी में प्रियंका ने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, वो नशे की हालत में थी, तो वो किसी तरह प्रियंका को लेकर अपने घर आ गई। घर पर आने के बाद प्रियंका ने और शराब पी। सुशांत उसके साथ थे। प्रियंका के मुताबिक उसे अगली रोज सुबह शूटिंग के लिए जाना था, इसलिए वो सोने चली गई और रात में वो ये देखकर चौंक गई कि प्रियंका उनके बेड पर थी और वो उन्हें गलत तरीके से टच कर रही थी। रिया का कहना है कि गुस्से में आकर उसने प्रियंका को कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन प्रियंका नहीं मानी, वो नशे में थी। प्रियंका का दावा है उसने इसकी शिकायत सुशांत से की तो इसको लेकर भाई बहन में जमकर झगड़ा हुआ। रिया का दावा है इसी घटना के बाद उसके और सुशांत के परिवार के बीच रिश्ते खराब हो गए। सुशांत के परिवार वालों का कहना है कि रिया बातों को मैनिपुलेट कर रही है, झूठ बोल रही है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा इस तरह की बातें रिया पहले भी कर चुकी है, लेकिन रिया की कहानी में कई ऐसी बातें हैं जो उसके दावों पर शक पैदा करती हैं। विकास सिंह का कहना है कि रिया जिस रात यह घटना होने का दावा कर रही है उसके अगले ही दिन रिया अपने भाई की बर्थडे पार्टी में प्रियंका को जबरदस्ती अपने साथ लेकर गई थी। क्या यह संभव है कि पिछली रात कोई गड़बड़ हुई
घर में झगड़ा हुआ हो और उसके कुछ ही घंटों बाद रिया सब कुछ भुलाकर प्रियंका को अपने साथ पार्टी में ले जाए। विकास सिंह ने यह भी दावा किया कि यह सही है कि रिया ने सुशांत से इस तरह की शिकायत की थी, लेकिन यह भी सही है कि सुशांत की बहन प्रियंका से बहस हुई थी। इसके साथ साथ यह भी सही है जब सुशांत को हकीकत में समझ आई, सच्चाई पता चली, रिया की चाल समझ में आई, तो सुशांत ने अपनी बहन से माफी भी मांगी थी। सुशांत के परिवार का दावा है कि चूंकि सुशांत अपनी बहन प्रियंका को बहुत मानता था, प्रियंका अपने भाई के पैसों का हिसाब किताब देखती थी, इसलिए रिया चाहती थी प्रियंका और सुशांत के बीच किसी तरह दरार पैदा कर दी जाए जिससे फाइनेंस का सारा काम उसके हाथ में आ जाए। इसीलिए रिया ने यह कहानी बनाई। रात को तो उसके बाद वो सुशांत के पास ही गई वहां पर, और अगले मॉर्निंग में सुशांत को उसने बोला कि पिछले रात, जिस रात पार्टी में गई उस रात नहीं, पिछले रात उसने उसको मॉलेस्ट किया था। उसका हमारे पास बहुत प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लाएंगे पब्लिक डोमेन में, लेकिन उसने क्लेम किया पिछले रात में वो हुआ था। पिछले रात में हुआ था तो तुम पार्टी में कैसे गई, उसका मेकअप क्यों किया, जबरदस्ती पार्टी में क्यों लेके गई। तो ये शुरू में सुशांत उसके बातों में आ गया था, बिकॉज सुशांत को लग रहा था कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है। बाद में जब उसको उसका रवैया पता चला तब उसने, सुशांत ने माफी भी मांगी, सारे बहनों के सामने माफी मांगी, प्रियंका से कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैं इसके बातों में आ गया था। इसलिए ये सब बातें बोलने का तो वो अपना और केस खराब कर रही है, इस तरह की बातें को तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना आज तक कि इस तरह का कोई एलिगेशन हुई। तो इस तरह वियर्ड एलिगेशन बिल्कुल है कि इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी। प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे और प्रियंका सारा कुछ करती थी। और प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को जिंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक, और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था, कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी, और वही उन्होंने किया। लेकिन सुशांत ने अपने जीते जी अपनी गलती समझी और माफी मांगी। रिया से एक बड़ा सवाल ये पूछा गया, जब सुशांत बीमार थे, वो मेडिकेशन पर थे, तो 8 जून को रिया अचानक सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई? 8 जून को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिया सुशांत के घर से अपना सामान समेटकर शिफ्ट कर गई? इन सवालों के जवाब भी आज रिया की तरफ से दिए गए। आज रिया चक्रवर्ती ने माना सुशांत जल्दी से जल्दी मुंबई से दूर जाना चाहते थे। सुशांत मुंबई छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। रिया के मुताबिक वो अपने परिवार वालों को यह बात बताना चाहते थे और इसके लिए बार बार परिवार वालों को संपर्क करते थे, फोन करते थे। रिया का दावा है कि परिवार वालों से बात करते करते कई बार सुशांत रोते भी थे। परिवार के लोगों से अपने पास आने को कहते थे। कई दिन तक फोन करने और फोन पर रोने के बाद उनकी बहन मीतू सुशांत के पास आने को तैयार हुई। यह तय हुआ कि मीतू 8 जून 2020 को सुशांत के घर आएगी। इसके बाद सुशांत ने रिया से कहा वो नहीं चाहते उसकी बहन जब उनके साथ हो तो रिया वहां पर मौजूद हो। इसलिए सुशांत ने रिया से कहा कि वो अपने घर चली जाएं। रिया का कहना है कि सुशांत का इलाज कराते कराते वो थक गई थी, मानसिक तौर पर खुद भी परेशान हो गई थी, उन्हें भी अक्सर पैनिक अटैक्स आते थे और वो अपना भी इलाज कर रही थी। रिया ने कहा वो वैसे तो काफी दिन पहले से सुशांत के घर से जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत की मानसिक हालत देखकर खुद को रोके हुए थी। रिया ने 8 जून को अपने लिए थेरेपी सेशन का अपॉइंटमेंट लिया था, उसी घर में जिसमें सुशांत और रिया रहते थे। लेकिन सुशांत ने कहा कि थेरेपी सेशन के बाद वो घर जाने का प्लान न बनाए, उनकी बहन मीतू के आने से पहले ही चली जाए। सुशांत चाहते थे कि उनकी बहन आए उससे पहले रिया को उनके घर से चले जाना चाहिए। रिया के मुताबिक वो बेमन से घर से निकली और सुशांत से कहा अगर उसे किसी तरह की जरूरत हो तो उसे या उसके भाई को बताएं। रिया की आज की बात और पहले की बात, इन दोनों में अंतर है। पहले खबर यह आई थी कि सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, इसलिए रिया नाराज होकर चली गई थी, फोन ब्लॉक कर दिया था। लेकिन आज रिया ने कहा कि वो मजबूरी में सुशांत के कहने पर ही घर छोड़कर गई थी। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि मुंबई पुलिस की पूछताछ में रिया ने कहा था कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने से पहले
उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों में बातचीत बंद हो गई थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी बिहार पुलिस से पूछताछ में यह बात बताई थी कि सुशांत और रिया के बीच झगड़ा हुआ और खुद रिया ने फोन करके उसे झगड़े की जानकारी दी थी। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें झगड़े का कोई जिक्र ही नहीं है। रिया कह रही कि सुशांत की बहन मीतू सिंह वहां आ रही थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई क्योंकि सुशांत ऐसा चाहते थे। खैर, ये सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करने वाली जांच एजेंसीज करेंगी। कल यह भी तय हो जाएगा कि इसकी जांच सीबीआई करेगी या पुलिस करेगी। लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने आज कुछ अहम सवाल उठाए। विकास का कहना है कि अगर रिया को सुशांत की हेल्थ की इतनी ज्यादा चिंता थी, इतनी फिक्र थी, तो उन्होंने सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया? अगर रिया को सुशांत की इतनी फिक्र थी तो उन्होंने जाने के बाद परिवार के किसी मेंबर को क्या यह बताया कि सुशांत को किस वक्त कौन सी दवा देनी है? क्योंकि रिया खुद कह रही है कि सुशांत मेडिकेशन पर थे और अगर मानसिक रोग में मेडिकेशन टाइम पर न मिले तो यह खतरनाक हो सकता है। अगर रिया को सुशांत की चिंता थी तो उन्होंने एक हफ्ते में एक बार भी फोन करके सुशांत का हाल जानने की कोशिश क्यों नहीं की? जहां तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। और तीसरी बात, अगर सुशांत उनके नजर में, जैसा वो खुद कहना चाह रही, इतनी तबीयत खराब थी, मानसिक हालत इतनी खराब थी, इस मानसिक हालत में जब वो छोड़ के गई तो किसको उन्होंने बताया परिवार के कि ये दवाई चल रही है, इनका ये दवाई खिलाना बहुत जरूरी है, इनका देख रेख करो, ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए। और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनकी तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था, अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन? आज देखिए जितने दिन रोज बात होती रही है, बट उस 6 दिन में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई दोनों के बीच में। तो इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है। ये बात सही है, रिया जो कुछ कह रही है उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले की और अब की बातों में विरोधाभास है। और ये सारी बातें रिया के परिवार के बजाय सुशांत सिंह के परिवार की बातों को सपोर्ट करती हैं। विकास सिंह ने कहा कि रिया ने जिस तरह सुशांत के पूरे स्टाफ को बदला, जिस तरह अपने लोगों को सुशांत के स्टाफ में सेट किया, उससे साफ है सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हुआ। विकास सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत के घर में रिया ऐसा बहुत कुछ करती थी जिसकी जानकारी सुशांत का पुराना स्टाफ उनके घर वालों को दे सकता था, और रिया ये नहीं चाहती थी कि यह हो। इसलिए सुशांत के पुराने स्टाफ को बदला, अपने लोगों को वहां रखा, और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है, तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे। तो जो इनकी हरकतें होती थी, जो सुनते हैं कि एक फ्लोर में सुशांत सोते रहते थे, दूसरे फ्लोर में पार्टी होती रहती थी, अगर उनके पुराने सर्वेंट होते तो घर वालों को बताते कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। तो चूंकि उनको ये सब नहीं दिखाना था, किसी को, परिवार को नहीं पता करने देने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि सारे लोग को बदल दिया, और उसके बाद 8 तारीख को चली गई और ब्लॉक कर दिया, और सुशांत से कोई बात नहीं की, और जो भी हुआ सुशांत के साथ तो आप लोग सब जानते ही हैं। सुशांत के परिवार वालों का इल्जाम है कि रिया ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का हेरफेर किया। सुशांत ने के पैसों के लिए ही रिया ने सुशांत को परिवार वालों से अलग किया, साजिश के तहत सुशांत की जिंदगी पर कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया, जहां तक सुशांत के पैसों का सवाल है तो उसने अपने अकाउंट से जुड़े सारे कागजात ईडी और मुंबई पुलिस को सौंप दिए हैं, और पैसा हड़पने के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। रिया का दावा है कि सुशांत के अकाउंट से उसे एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, और इसके सबूत हैं। ईडी और मुंबई पुलिस जांच कर चुकी है और उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
आज यह भी पता चला कि मुंबई पुलिस भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने वाली है। मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह के अकाउंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट मिल गई है। इसमें कहा गया कि सुशांत के खातों से किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, रिया या उसके अकाउंट में कोई बड़ा पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ। हालांकि रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि पिछले 5 साल में सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए आए थे। यह पैसा खर्च कैसे हुआ, इसके बारे में रिपोर्ट में क्या गया, क्या बताया गया, इसकी जानकारी अभी नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मुंबई पुलिस से इस रिपोर्ट की कॉपी मांगी है और रिया ने भी अपने बचाव में ईडी और मुंबई पुलिस की जांच का हवाला दिया है। लेकिन सुशांत के पिता का कहना है इस तरह के दावों से कुछ नहीं होता। उनकी तरफ से उनके वकील ने कहा ईडी की जब जांच पूरी होगी तब पता लगेगा सुशांत के अकाउंट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और गया तो कहां गया। रिया अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट तो दे नहीं सकती हैं, ये सर्टिफिकेट तो ईडी को देना पड़ेगा ना। उस अकाउंट से जो कैश विड्रॉल हुआ है, काफी मात्रा में कैश विड्रॉल हुआ है ऑफिस खर्चे के नाम पे, ऑफिस कोई चल नहीं रहा था, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, जो ईडी अपना रिपोर्ट जब कंप्लीट करेगा उसमें आएगी। अभी इनके सेल्फ सर्टिफिकेट अपने आप, रिया कौन होती है अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाली कि ईडी के मामले में कुछ नहीं मिला है? क्या वो सिर्फ ये कहना चाह रही है कि ईडी ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया, इसका मतलब कुछ नहीं मिला है? मतलब इसको अगर हम इस तरह से निष्कर्ष निकाले तो दूसरी बात है। अदरवाइज जो ईडी की जांच है, अगर उनको जरूरत पड़ेगी अरेस्ट करने की तो जिस समय करेगी जरूरत वो भी करेंगे, लेकिन अभी जो भी जांच चल रही है उसमें ना तो रिया कोई कुछ बोल सकती है, ना हम कुछ बोल सकते हैं, और ना किसी का बोलना सही है, क्योंकि अभी जांच अभी चल ही रहा है और जांच में अभी बहुत कुछ बाकी है। रिया में और सुशांत सिंह के परिवार में झगड़ा तो था, और इसकी बात सिर्फ आज पहले नहीं आई। रिया की तरफ से सुशांत की बहन प्रियंका पर आरोप पहले भी लगाए गए, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से थे। हम कह नहीं सकते थे रिया ने लगवाए हैं। एक वीडियो जो कई दिन से चर्चा में है, जिसमें सुशांत के घर में प्रियंका और उनके पति सिद्धार्थ सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती को डांटते धमकाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में कहा गया कि यह वीडियो रिया की तरफ से जारी किया गया था, यह दिखाने के लिए कि सुशांत के खर्चों का हिसाब किताब उसकी बहन प्रियंका रखती थी। जिन लोग नौकरी से हटाया गया उन्हें सुशांत की बहन ने हटाया। रिया पर सुशांत के पुराने वफादार लोग हटाने का इल्जाम गलत बताने की कोशिश थी, लेकिन आज हमारे संवाददाताओं ने इस वीडियो की असलियत पता लगाने की कोशिश की। जो हकीकत सामने आई वो हैरान करने वाली थी। इस वीडियो में 3 पात्र हैं, रजत मेवाती जिसे डांट पड़ रही है, प्रियंका और उनके हस्बैंड। रजत मेवाती को इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि जिस पंकज नाम के शख्स को उन्होंने नौकरी से निकाला था उसकी सैलरी ट्रांसफर कर दी गई थी। नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? नाम बोलो। पैसे ट्रांसफर हुए? आज पैसे ट्रांसफर हुए पंकज को, जिसको हमने निकाला था? अच्छा, किससे पूछ रहे तुम? अच्छा, कोई है यहाँ पे? किसके बोलने पे पैसे ट्रांसफर किए उसको, जिसको? सिर्फ नाम और कुछ नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा, बाहर पाएगा और यहाँ से। अरे मैं पुलिस बुला रही हूँ, तुम बात क्या कर रहे हो? वैसे भी नहीं जाने दूंगा इसको बाहर। तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? सिर्फ 2 सवाल। पहले पैसे को छोड़िए, तो अपना नाम ले दो या कोई और नाम ले दो। अब ये तो साफ है कि प्रियंका उनका हस्बैंड इस नौकर को बुरी तरह डांट रहे हैं और किसी को निकाला ये भी बता रहे हैं। हमने इसकी तहकीकात की। जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त कमरे में एक और शख्स था जिसका नाम है अशोक कासू। अशोक ने सुशांत के घर में करीब 3 साल तक काम किया। अशोक ने कहा ये अप्रैल 2019 का वीडियो है और तब तक सुशांत की जिंदगी में रिया आई ही नहीं थी। अशोक ने कहा वीडियो के जरिए जो दिखाने की कोशिश की जा रही है मामला वैसा नहीं था। मेवाती ने बिना पूछे पंकज की सैलरी ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए प्रियंका और उसका हस्बैंड सच जानने के लिए रजत मेवाती को धमका रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में मामला साफ हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अशोक का कहना है जो वीडियो लीक किया गया वो आधा है, क्योंकि बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटा अमाउंट था। तो उसने आई थिंक 20-25 के आसपास था। बाद में सब नॉर्मल हो गया था। जो ये वीडियो में जो दिखा रहे हैं ये गलत है। मतलब उस टाइम तो रिया थी भी नहीं और
फैमिली के तरफ से ऐसा होता तो पुराने स्टाफ उसी टाइम हट जाते ना। रजत हटता, मैं हटता, बाकी 2-3 और पंचर वगैरह था वो भी हटते। सर एक्चुअली अंदर रूम में थे तो वो जो हल्का साउंड आ रहा है उनका तो आवाज़ तो वो अंदर रूम में से आ रहा था उनका, तो बाहर हम लोग थे तो वही फिर ज़्यादा देर नहीं चला था, 5-10 मिनट चला। उसके बाद फिर सर अंदर से बाहर आए। उसके बाद फिर रजत को बोला कि तू मेरा भाई जैसा है, ऐसा नहीं करना आज के बाद, और जो भी है मिल के काम करेंगे। उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा बात हुई नहीं कि जो कि उसको डांट लगाए ऐसा। मतलब बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। रजत भी सॉरी बोल रहा था और सर भी सॉरी बोल रहे थे, तो वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं ये सब वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो ये लोग का कोई चाल लग रहा है मुझे। अब वीडियो में प्रियंका और उसके हस्बैंड जिस तरह से रजत मेवाती को डांटते दिखाई दे रहे हैं, उससे लगा कि इसके बाद रजत मेवाती की नौकरी चली गई होगी, वो नाराज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। मेवाती ने कहा कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही सुशांत के फाइनेंस के मामलों में ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी। रिया ने श्रुति मोदी को सुशांत का मैनेजर बना दिया था। रिया और श्रुति के आने के बाद ही पैसों को लेकर गड़बड़ी की शिकायतें आने लगी। श्रुति की एंट्री घर में हुई बाय द एडजस्ट और सितंबर चीजें बदलने लगी, बिकॉज ऐसा सारी चीजें उनके फेवर में थी, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई चीजें, बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं थी ना। तो ऐसे स्टाफ पहले चीज ट्रांसपेरेंट थी ऐसे स्टाफ एंड बॉस के बीच में। हम अगर स्टाफ हैं उनका तो हम तो सारी चीजें उनको ही बताएंगे एंड ऑफ द डे। वो सारी चीजें नहीं रह गई थी एंड ऐसे उस दौरान तक मोस्ट ऑफ द स्टाफ भी जा चुका था हमारा, क्योंकि अगर मुझे निकालना रहता, मुझे मेरे बॉस जो सुशांत सर को मुझे निकालना होता, तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो के दौरान ही मुझे निकाल दिया जाता। आप समझ रहे हो? बट बॉस ने नहीं किया, बॉस नहीं चाहते, बिकॉज बॉस मुझे फाइनेंस में ट्रस्ट करते थे हर चीज। लेकिन रिया आने के बाद सब आपके हाथ से भी निकल गया। हाँ, मेरे हाथ से निकल जाता। इस केस में हर किरदार अपने तरीके से इस केस को देख रहा है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई, बयान आए, जिस तरह के वीडियोस आए, जिस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस रिलीज किए गए और आज रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो बयान आया, इन सब बातों ने रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। यह हत्या थी या आत्महत्या? आत्महत्या थी तो क्या अपने आप आत्महत्या की या किसी को उकसाने से की गई? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत की बहनों में झगड़ा था और सुशांत बीच में फंस गए थे। अब अगर यह मान लें कि सुशांत और उसकी बहनों के बीच में दरार रिया ने पैदा की थी, यह भी मान लें कि उसने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बनाया था, यह भी मान लें कि रिया ने कंपनियां बनाई, सुशांत का पैसा उड़ा लिया, अकाउंट खाली कर दिए, और यह भी मान लें कि रिया ने सुशांत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तो फिर जब सब कुछ उसके कंट्रोल में था तो रिया उसकी हत्या क्यों करवाती? दूसरी तरफ सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने बिना जांच पूरी किए इसे आत्महत्या कैसे करा दे दिया? मुंबई पुलिस ने बिहार से आई पुलिस को जांच क्यों नहीं करने दी? अपना इन्वेस्टिगेशन शेयर क्यों नहीं किया? सवाल यह भी है कि किसी ने सुशांत को पंखे से लटकते नहीं देखा? पुलिस के आने से पहले लाश हटाकर बिस्तर पर रख दी गई? और सबसे बड़ा सवाल यह, रिया को अगर सुशांत की इतनी फिक्र थी तो इतने दिन उसने फोन करके हाल तक क्यों नहीं पूछा? जब सुशांत सफल थे, अपने परिवार से उनके रिश्ते अच्छे थे, बहनें उन्हें बहुत प्यार करती थी, पैसे की कमी नहीं थी, आगे करियर की संभावनाएं अपार थी, तो फिर वो आत्महत्या क्यों करते? अपनी जान क्यों लेते? इन सारे सवालों के जवाब अभी तक इसलिए नहीं मिले क्योंकि इस मामले की जांच ठीक से नहीं हुई। कल सुप्रीम कोर्ट यह तय कर देगा कि जांच कौन करेगा, सीबीआई या मुंबई पुलिस। मुझे तो लगता है कि मुंबई पुलिस को लेकर जितने सवाल खड़े हुए हैं, जिस तरह से अब तक मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की है, जिस तरह से वो शक के घेरे में है, उसे देखते हुए सीबीआई जांच करे तो बेहतर होगा। कम से कम इस मामले में लोगों का भरोसा मुंबई पुलिस से उठ चुका है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर संजय दत्त को लेकर आ रही है।
संजय दत्त को आज शाम मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। शाम को करीब 7 बजे संजय दत्त का परिवार उन्हें लेकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल पहुंचा। संजय दत्त के साथ उनकी दोनों बहनें प्रिया और नम्रता थी, उनके बहनोई भी थे। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले सांस लेने में संजय दत्त को तकलीफ हुई थी जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, और उसके बाद पता चला कि उन्हें लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो भी 3rd स्टेज में है। हालांकि अभी तक संजय दत्त के परिवार ने किसी तरह से लंग कैंसर की बात को कंफर्म नहीं किया है। ये तो उन्होंने माना कि संजय दत्त की तबीयत खराब है, उन्हें इलाज के लिए छुट्टी की जरूरत है। संजय दत्त ने भी हॉस्पिटल से घर आने के बाद अपने फैंस से कहा था कि वो उनकी सेहत को लेकर स्पेकुलेट ना करें। आज भी संजय दत्त ने हॉस्पिटल जाने से पहले अपने फैंस से अपील करते हुए कहा वो उनके लिए दुआ करें। संजय दत्त के हौसले को, उनकी जिंदा दिली को, जिंदगी के प्रति उनके जज्बे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने संजय दत्त को जिंदगी से जूझते देखा है, परेशानियों से घिरते देखा है, मुसीबतों से लड़ते हुए देखा है, और हर बार वो जीत कर मुस्कुराते हुए हिम्मत से बाहर निकलते हैं। संजय दत्त फाइटर हैं, लड़कर जीतना जानते हैं। एक और मुसीबत उनके सामने आई, बीमारी गंभीर है, लेकिन इसके बाद भी संजय दत्त के चेहरे पर शिकन नहीं है। वो आज भी मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल गए, और मुझे उनके परिवार वालों ने बताया कि उनमें बहुत हिम्मत है। संजय दत्त के करोड़ों फैंस पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनके लिए दुआ कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय दत्त अपनी बीमारी को हराकर जल्दी वापस आएंगे और एक बार फिर से लोगों को उसी तरह एंटरटेन करेंगे जैसे वो हमेशा करते रहे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। जिस पीएम केयर फंड को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला कर रहे थे, आज उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, इसकी डिटेल्स मेरे पास है, आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 25 सेकंड का स्पॉन्सर मैसेज। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का पैसा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या एनडीआरएफ में जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएम केयर फंड एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसमें लोग अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी और आपदा के वक्त में हो सकता है, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि पिछले काफी दिन से कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी पीएम केयर्स को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। कल ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, पीएम केयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी, यानी बेईमानी का हक। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। असल में एक एनजीओ की तरफ से पिटीशन में कहा गया था पीएम केयर्स में मौजूद फंड को कोरोना को देखते हुए एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया कि इस फंड का पैसा एनडीआरएफ में जमा कराने की जरूरत नहीं है। सरकार जरूरत के हिसाब से फैसला लेने के लिए आजाद है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं को मौका मिला, राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाई। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के नापाक मंसूबे पर पानी फिर गया। नड्डा के बाद लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, मीडिया, इनके पक्ष में ताली बजाया जाए। याद होगा आपको, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए नर्सेस पर, डॉक्टर्स पर। राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी।
वहां तो लॉकडाउन पहले ही कर दिया गया था, कर्फ्यू भी किया गया था। राहुल गांधी ने क्या कहा, यह दिए जाने से क्या होगा। जो आईसीएमआर काम कर रहा था उस पर भी टिप्पणी करना और पीएम केयर फंड पर भी हमला करना। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय संकल्प को। अब जिस सवाल को लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के छोटे बड़े नेता तक लगातार कमेंट कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कोई नहीं बोला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट जरूर किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया, लिखा कि अदालत का फैसला लोगों के प्रति सरकार की पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बड़ा झटका है। सुरजेवाला ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भरोसा कर लिया कि सनलाइट ही बेस्ट डिसइंफेक्टेंट है। आज कोर्ट के फैसले से पीएम केयर्स के फंड के हिसाब किताब पर सरकार से सवाल जवाब का मौका चला गया। सुरजेवाला ने जो बातें लिखी उन्हें सधे शब्दों में सलमान खुर्शीद ने कैमरे के सामने दोहराया। हम कोशिश करते रहेंगे। हमें थोड़ा इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन हम निराश हुए हैं इस बात से कि हम मानते हैं कि इसमें पारदर्शिता ज्यादा होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास जारी रहेंगे। पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी को करारा जवाब है। राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में वो सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाते हैं। जिस भी चीज से प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हो उस पर तो जरूर सवाल उठाते हैं, और अगर किसी काम के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ हो जाए उस पर तो राहुल गांधी बार बार इल्जाम लगाते हैं, शक की दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं है, क्या उन्हें मोदी फोबिया तो नहीं हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा। अदालत का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर तो खामोशी साध ली और पार्टी ने अपना फोकस पीएम केयर फंड के बजाय फेसबुक पर हमला करने पर लगाया। कांग्रेस आज फिर फेसबुक को बीजेपी और नरेंद्र मोदी का पैरोकार बताती रही। आज कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक चिट्ठी लिखी। इसमें फेसबुक पर बीजेपी नेताओं से जुड़े हेट स्पीच को लेकर नरमी बरतने का इल्जाम लगाया। पूरे मामले की जांच करने को कहा और जांच पूरी होने तक फेसबुक की इंडिया हेड आंखी दास और उनकी टीम को हटाने की मांग की। राहुल गांधी ने इस चिट्ठी को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अब अगर राहुल गांधी से कोई पूछे, चाहे राफेल का मामला हो या फिर पीएम केयर्स फंड का मामला हो, राहुल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी यकीन नहीं करते और देश के लोगों से अपील करते हैं कि वो एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर यकीन कर लें। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं, आंदोलन करने लगे, ये कैसे हो सकता है। खैर, अब आपको दिखाता हूं कि देश में बारिश और बाढ़ ने लोगों के सामने कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बाढ़ का कहर टूटा है। सीतापुर जिले का बड़ा हिस्सा पिछले 11 दिन से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। जिले के करीब 50 गांव इस वक्त पानी में समा गए हैं। इन गांवों में खेत, खलिहान, मकान, दुकान, मंदिर, स्कूल सब कुछ पानी में डूब गया है। आज हमारे संवाददाता विशाल सिंह सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए। खतरा उठाकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की, गांव के अंदर की तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों को देखकर आप परेशान हो जाएंगे। गांव में हालत यह है कि 8 से 10 फीट पानी घरों के बाहर भरा हुआ है। लोग 2 हफ्ते से अपने घरों में कैद हैं। किसी ने छत पर पनाह ली है तो कई छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी के बीच में ही राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन अभी भी गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। दरअसल सीतापुर में घाघरा, शारदा और सरयू नदी बहती हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों में वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ा।
अब स्थिति यह है कि गांव में 1-1 किलोमीटर दूर बहने वाली नदी का पानी अब गांव के अंदर चला आया है। बाढ़ प्रभावित गांव में जब घुसते हैं तो पता ही नहीं चलता कि नदी कहां है और गांव कहां है। नेपाल से छोड़े गए पानी ने इन गांव में रहने वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी। नगीनापुरवा गांव में इस समय हम मौजूद हैं। आम लोगों के घर हैं वो पूरी तरीके से नदी के जो जलस्तर है उस जलस्तर के एकदम बगल में आ गए हैं। यही वजह है कि जो ग्रामीणों का आसपास के इलाकों से जो संपर्क होता था वो पूरी तरीके से संपर्क टूट गया है। नदी का जो इलाका है वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर हुआ करता था, लेकिन जब नेपाल से पानी छोड़ा गया उसके बाद यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। गांव के जो लोग हैं वो अंदर रहने को मजबूर हैं और उनके पास किसी भी तरीके का किसी से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं बचा है। सरकारी मदद एक बार यहाँ पर आई थी, उसके बाद से फिलहाल यहाँ नहीं आ पाई है, लेकिन जो लोग हैं वो परेशान हैं, दिक्कत है, परेशानी में हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला फिलहाल यहां पर कोई नहीं है। क्योंकि सीतापुर जिले में जिस तरीके से 3 नदियों का पानी और साथ साथ नेपाल से जो छोड़ा गया पानी लोगों को यहां परेशान कर रहा है, एक तरीके से कहा जाए कि जल प्रलय की स्थिति है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही वजह है कि नगीनापुरवा के जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं, सरकार पर निर्भर हैं, लेकिन फिलहाल इनके पास मदद नहीं आ रही है। इंडिया टीवी की टीम सीतापुर के बाढ़ प्रभावित जिस इलाके में गई, लोग अपनी परेशानी बताते रहे। कुछ लोग अपनी दिक्कतें बताते बताते रोने लगे। लोगों का दुख इतना ज्यादा है कि अपनी बात बताते हुए उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कोई मदद हम लोगों को नहीं मिली। मदद 10-12 दिन पहले मिली थी, तो उस मदद से कितने दिन गुजारा हो जाएगा। 10 किलो आटा 10 किलो चावल ही मिला था और यहाँ कोई ना आता है न कोई देखता है। विधायक भी आता है तो उस मंदिर से रोड से वापस चला जाता है। संसद जी भी हाथ गोड़ जोड़े हम लोग की, हम लोगों को कहीं जमीन दे दीजिए, जो बना के घर बना ले। कोई नहीं आता है सर हमारे लोगों के पास, कोई देखता नहीं है। वोट मांगने तो आते थे, अब नहीं आते हैं। आते हैं। वोट की बात चली तो परसों बात हुई थी तो कह रहा था कि वोट की बात कोई ना करे, वोट की बात ना करे और ऐसे गुजारा करो और इसको तोड़ के ले चलो कहीं रखो, फिर जमीन देंगे सर, तोड़ देंगे, बच्चे हमारे कहाँ रहेंगे। कोई नहीं सुनता है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे संवाददाता विशाल सिंह पहुंचे और गांव में हालत क्या हो गई है इसका अंदाजा आपको विशाल सिंह की इस आंखों देखी रिपोर्ट से पता चलेगा। गांव के जो घर किसी ऊंची टीले पर हैं उनके पास भी पानी पहुंच गया है। घर के बाहर कदम रखा तो 8 फीट गहरे पानी में डूबने का खतरा है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कब मिट्टी खिसके कब घर में पानी समा जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हम इस समय नाव में सवार हैं। नाव के ठीक बगल में नदी का जो भीषण प्रकोप है वो नजर आ रहा है। ठीक बगल में छोटे छोटे बच्चे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनका घर यहाँ पर है, उनका जीवन यापन यहाँ पे हो रहा है और छोटे छोटे बच्चे कितनी बगल में डेंजर की स्थिति में रह रहे हैं इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। नाव वाले भैया से हम बोलेंगे कि एक बार जरा वो दिखाएं कि पानी का जो लेवल है वो किनारे पे कितना ज्यादा है। अभी हम बीच में नहीं गए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किनारे पे मौजूद हैं और किनारे पे रहने के बाद देखिए इन्होंने इसको उठाया है और नॉर्मल हाइट है इनकी और इसके बावजूद वो ऊपर तक जा रहा है, यानी कि 8 फीट का पानी का जो आंकड़ा है यहाँ पर वो आसानी से देखा जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है कि अगर किनारे पे ये पानी 8 फुट की आंकड़े पे है तो ये आगे कितना ज्यादा होगा, बीच में कितना ज्यादा होगा। ठीक बगल में आप मेरे देखिए कि जो धान की खेती है वो धान की खेती पूरी तरीके से डूब चुकी है। यहाँ पर बाकायदा लाइना लगाया गया था, धान को उगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो नदियों का रौद्र रूप है पानी के आ जाने के कारण नेपाल से, उसकी वजह से पूरी तरीके से जो फसल है वो चौपट हो गई है। यहाँ पे जितना है ये धान के ऊपर 3 फुट मिट्टी पटी है सर। ये इतना धान पट गया तभी खाने के लिए क्या बचा है। अभी तो जिसका बोया है कहाँ से सूद पे ब्याज पे कैसे पैसा लेकर वो किसानी किए थे वो सब तो बुड़ गया है। जो लोग घर बार छोड़कर गांव से बाहर आ गए थे वो अब मजबूरी में सीतापुर बहराइच हाईवे पर ब्रिज के नीचे रह रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने बेघर हुए लोगों से बात की। महिलाओं ने बताया कि 2 हफ्ते से सड़क के किनारे पड़े हैं, न खाने का ठिकाना है न टॉयलेट है। लोगों का कहना है कि 15 दिन हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है।
गांव के लोगों ने अपनी मजबूरी में ठिया बनाया है, रहने की एक आश्रय बनाया है, एक जगह बनाया है इस पुल के नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ से पानी से राहत है, गर्मी से राहत है, उमस से राहत है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं? 15 दिन से। क्या क्या दिक्कत आप लोग को गांव के अंदर हो रही है? पानी बहुत है, आदमी कहूँ रहे ठिकाना नहीं है। दादी आप बताओ, कब से यहाँ पर हो, क्या क्या दिक्कत हो रही है? हम 15 दिन से हरहा छगड़ी घर कुरिया सब बिलान जाते, ठीक न ये हमका सबका लैया चना मिला है, राशन मिला है, झूठ बोलना नहीं है, बाकी कोई सुनवात नहीं है। गांव के अंदर कोई जा रहा है सुनवाई करने के लिए? हम सब जाता ही नहीं, कोई जा रहा है गांव में? कोई नहीं जाता, कोई बात नहीं पूछत है, कोई पूछत नहीं है कि कहाँ मरा था कहाँ बूढ़ा था। हमका सबका बसक जगह देन जाए, चाहे रेउसा चाहे मारू बहन चाहे कहूँ ऊंची आए जाए। खाना वाना कैसे बन रहा है यहाँ पे? खाना ही मिला था तो ये बनाई थे ईटन ईटा पर दूसरे दिन तीसरे दिन जन पड़त है कोई सुनवाई नहीं साहेब हमारे सबके नगीना पुरवा का। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सुनवाई तो होगी। मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो लोग इस पानी में फंसे हुए हैं उनको जो मदद पहुंची है वो नाकाफी है, इनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो इसकी कोशिश की जाए। असल में इस बार नेपाल की तरफ से अचानक पानी छोड़ा गया। बिहार और यूपी के जो इलाके आपने देखे, यहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए हालात इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से बर्बादी की कुछ और तस्वीरें हम देखेंगे ब्रेक के बाद। को आने वाले खतरे के बारे में बता दूं, मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों में अगले 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें महाराष्ट्र का कोंकण रीजन, राजस्थान के कुछ इलाके, उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा बिहार और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन राज्यों में पहले ही हालत खराब है, कई जगह से परेशान करने वाली तस्वीरें आई हैं। राजस्थान के पाली जिले में एक बाइक सवार नदी में बह गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। बाइक सवार बहाव की स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सका, उसे लगा वो निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही पुल से गुजरा उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक समेत नदी में बह गया। लोगों ने कुछ दूर जाकर उस बाइक सवार को पकड़ लिया और किसी तरह से उसकी जान बचाई। कौन है? महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में भी इसी तरह का हादसा हुआ। बुल्डाना में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह नदियों का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, सड़क दिख ही नहीं रही है। एक बाइक पर 3 लोगों ने पानी के बीच से निकलने की कोशिश की और बह गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हरियाणा के कई इलाकों में हालत काफी खराब है। फतेहाबाद में सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी है। सड़कों पर करीब 2-2 फीट पानी भरा हुआ है। शहर की गलियों में खड़ी गाड़ियों में पानी घुस गया है। शहर के अंदर तालाब जैसा नजारा है। बारिश का पानी घरों के अंदर भी घुस गया। सैलाब की डराने वाली तस्वीर गुजरात के कच्छ से भी आई। कच्छ के मांडवी इलाके में नदी में सैलाब आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लहरों में मवेशी बहने लगे। एक साथ दर्जनों जानवर पानी में बह गए। लहरों के आगे बेजुबान जानवर बेबस दिखे। खबर है कि अब तक 70 भैंसें और 7 गायें बह चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 17 भैंस अभी तक मिल पाई। जयपुर में 14 अगस्त की बाढ़ की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। सोचिए, इतना पानी बरसा था कि जयपुर के एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 2350 साल पुरानी मम्मी को भी खतरा पैदा हो गया था। बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि मम्मी को बाहर निकालना पड़ा। 130 साल बाद इस मम्मी को बाहर निकाला गया। मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट के राजघराने के पुजारी परिवार की महिला तूतू की यह तस्वीर है कि ये मम्मी है, और 1887 में ये मम्मी यहां लाई गई थी। रात की बात यह कि इस मिस्र से आई इस मम्मी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन तहखाने में रखे करीब 17,000 एंटीक आइटम्स पानी में भीग गए।
और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और अब आपको कोरोना का अपडेट दे देता हूं। भारत में कोरोना के केसेस की संख्या 27 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन इस बीच कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के जितने नए केसेस सामने आए, उससे ज्यादा लोग रिकवर हुए। रोजाना टेस्टिंग भी 10 लाख के पास पहुंच गई है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। को लेकर बढ़ती फिगर्स तो मैंने आपको बताई। राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 नए केसेस सामने आए हैं और 57,000 कोरोना के मरीज ठीक होकर वापस घर गए हैं। यानी कोरोना को मात देने वालों की फिगर्स नए मरीजों की फिगर्स से ज्यादा है और ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कोरोना का खतरा कब हुआ है, खत्म नहीं हुआ। थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। 14 अगस्त को जयपुर में राजस्थान असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ था। इस दौरान बीजेपी के विधायक फलौदी के पब्बा राम बिश्नोई सदन में मौजूद थे। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सारे विधायकों को कोरोना का खतरा हो गया है। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो अब आइसोलेशन में है। योगी सरकार के कई मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 2 मंत्रियों कमल रानी और चेतन चौहान की तो मौत भी हो गई थी। इससे पहले योगी सरकार के कुल 8 मंत्री कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसमें हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, न्याय मंत्री ब्रिजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह आयुष, राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी, खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी शामिल हैं। और आज होम मिनिस्टर अमित शाह को एम्स में भर्ती कराना पड़ा। बताया गया कि अमित शाह को हल्का बुखार आया था, इसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले अमित शाह कोरोना की चपेट में आए थे, बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह ने इसकी जानकारी सबको दी थी। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है, जहां एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कोरोना के खतरे के बीच आज श्रीनगर से अच्छी तस्वीर आई। आज श्रीनगर का जामिया मस्जिद 5 महीने बाद आम लोगों के लिए खुली। 5 महीने बाद आम लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए। असल में कोरोना के खतरे को देखते हुए मार्च में मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। श्रीनगर की मस्जिदों में नियम कायदों के साथ नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मस्जिद में आने वाले लोगों को मुफ्त में मास्क दिए जा रहे हैं और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए लोगों को जहां खड़े होकर नमाज पढ़नी है उस जगह को मार्क कर दिया गया है। आज हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने जामिया मस्जिद में आए लोगों से बात की, उनसे सरकार के फैसले को लेकर कुछ सवाल पूछे, तो लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया। बहुत खुशी आप समझिए कि आज ही हमारी जिंदगानी मिली। पूरा आलम इस महामारी के आलम में है। अब एक ही जगह है, एक ही दुआ है, चाहे वायरस के खिलाफ कोई दवा बनाए या ना बनाए, सुपर पावर बस सिर्फ हजरत रहमान है। उसी के सामने हमारे गुनाह बड़े हैं, मगर अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हुजूर अगर हम गिड़गिड़ाए तो पूरा आलम इस आफत से नजात पाए। चाहे कोई भी हो, यहाँ मारिफत है। यहाँ हिंदुओं के लिए भी दुआ किया जाता है, यहाँ हर एक आलमी इंसानियत के लिए भी दुआ किया जाता है। आज हम जम्मू कश्मीर के मुसलमान, खासकर डाउनटाउन के मुसलमान आज बहुत खुश है कि हमने आज यहाँ पे नमाज ज़ोहर इज्तिमाई तौर यहाँ पे अदा की, दुआ भी हो गई, नमाज भी अदा की। तो आज हम बहुत खुश है कि हमें आज यहाँ पे नमाज पढ़ने का मौका मिल गया। अच्छी बात है कि कोरोना को लेकर लोगों का डर खत्म हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि लोग सावधानी बरतते रहें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते रहें, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क ये दोनों बहुत जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। भारत अब रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी हथियार बढ़ाने पर जोर दे रहा है। फाइटर जेट तेजस के बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और नामिका सेवा की शान बढ़ाने वाले हैं।